आइए आज हम लोग देखते हैं अक्षांश का पार्ट थर्ड। दो पार्ट हम लोग देख चुके हैं। पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं अक्षांश में, पार्ट सेकंड भी देख चुके हैं और पार्ट थर्ड में कुछ चीज़ें बच गई थी तो उसको हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें पहले हम लोग देखते हैं पृथ्वी का आकार कि पृथ्वी है कैसी। तो इसमें जैसे हम लोग देखें पृथ्वी का आकार, तो पृथ्वी के आकार में ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी ऐसे गोल है, लेकिन ये पूरी तरीके से गोल नहीं है, पूरी तरीके से गोल नहीं है। इसमें देखिए क्या है कि ये पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है और पृथ्वी का ये साउथ पोल है और पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूर्णन गति कर रही है पश्चिम से पूरब की ओर, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम हमको जाते नजर आता है। यह हम लोग बीच में देखें ये विषुवत रेखा है और यह ध्रुव है। तो अपने तीव्र घूर्णन गति के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्री बल के प्रभाव में पृथ्वी इस विषुवत रेखी क्षेत्र में ऐसे उभरी हुई है। पृथ्वी अपने इस विषुवत रेखी क्षेत्र में उभरी हुई है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में चपटी है। यानी पृथ्वी का जो आकार है वह कुछ इस प्रकार से हो गया है, ऐसे देखने से ऐसा लग रहा है कि अंडे की तरह है, लेकिन अंडे की तरह नहीं है, क्योंकि अंडा केवल दो ही तरफ ऐसे उभरा होता है, लेकिन पृथ्वी, अंडा सिर्फ दो ही तरफ उभरा होता है, लेकिन पृथ्वी चारों तरफ उभरी हुई है, चारों तरफ उभरी हुई है, जबकि अंडा केवल दो तरफ उभरा होता है। इसलिए पृथ्वी अंडे के आकार का नहीं है और वृत्त तो है भी नहीं, और वृत्त को ऐसे कर दिया है तो दीर्घ वृत्त हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि वृत्त एक काल्पनिक फिगर है। जैसे हम कहें साइकिल का जो रिंग है वो वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का, लेकिन वृत्त नहीं है क्योंकि उसमें हाइट भी है, मोटाई भी है, और जब मोटाई हो गई तो इसका मतलब वो बेलन के आकार का हो गया। तो यदि मोटाई हटा दी जाए तब वो वृत्त बनेगा, और मोटाई हटा दी जाए तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यानी वृत्त एक काल्पनिक फिगर है। तो जब भी प्रश्न में कभी भी यदि ये चीज़ आता है कि वृत्ताकार है, परवलयाकार है, वलयाकार है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह की ये स्थिति। दूसरी एक चीज़ आता है कि हमको पढ़ाया गया बचपन में कि पृथ्वी नारंगी की तरह है, क्योंकि हम नारंगी को देखते हैं तो वह विषुवत रेखी क्षेत्र में उभरा हुआ, ध्रुवों की ओर चपटा हुआ नजर आता है, लेकिन नारंगी की तरफ पृथ्वी पूरी तरीके से प्लेन नहीं है। इस पर कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, गहरी गहरी क्या है, खाइयाँ हैं। इसलिए पृथ्वी का जो ये आकार बताया गया है इसके लिए आंसर कहा गया भूआभ, भूआभ कहा गया, या इसी को कहा गया पृथव्याकार, या इसे जियोइड कहा गया। तो जब भी पृथ्वी का आकार पूछे तो आप पृथव्याकार, भूआभ या जियोइड आकार आंसर करें। यह पृथ्वी का आकार है। अब यहां पे ध्यान दीजिए पृथ्वी का ये जो आकार है, इसमें यदि हम पृथ्वी के परिधि की बात करें, परिधि, सर्क्यूम्फ्रेंस, तो परिधि यहां पर दो तरह की हो जाएगी। एक होगी ध्रुवीय परिधि, ध्रुवीय परिधि यानी पोलर सर्क्यूम्फ्रेंस। पोलर सर्क्यूम्फ्रेंस का मतलब क्या हुआ कि यहां से ये दूरी लेंगे और ऐसे करके हम ऐसे ले लेंगे, यह हमारी ध्रुवीय परिधि। परिधि का मतलब बाहर बाहर की लंबाई, सर्क्यूम्फ्रेंस। और यही हम यहाँ पर विषुवत रेखी परिधि ले ऐसे पृथ्वी को, तो विषुवती परिधि। तो परिधि दो हो गई, एक ध्रुवीय परिधि और एक हो गई विषुवतीय परिधि। तो ध्रुवीय परिधि की लंबाई ऐसे यदि हम देखें पृथ्वी का तो ये है 40,008 किलोमीटर, और विषुवतीय परिधि की लंबाई देखें तो 40,076 किलोमीटर पृथ्वी की विषुवतीय परिधि है। ऐसे परिधि 40,076 किलोमीटर। अब आइए विचार करते हैं इसमें। पृथ्वी का आकार हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इस पर विचार करने जा रहे हैं अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है, यानी दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है।
तो विचार करिए, ये जो अक्षांश है ये 0 डिग्री का अक्षांश है और ये हम देख रहे हैं 90 डिग्री का अक्षांश है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ध्रुवीय परिधि का मतलब यहाँ से लेकर के ये जो पूरी लंबाई है ये 40,008 किलोमीटर है। लेकिन यदि प्रश्न ये किया जाए कि यहाँ से लेकर के केवल इतनी लंबाई कितनी होगी, तो चूंकि परिधि का ये आधा भाग है इसलिए परिधि की आधी लंबाई भी होगी, यानी लंबाई हो जाएगी 20,004 किलोमीटर। यानी इस आधी परिधि की लंबाई 20,004 किलोमीटर। और हमको यदि ये कहा जाए कि हमको केवल इतनी लंबाई चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 10,002 किलोमीटर। तो सोचिए इस 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ये जो परिधि है वो 10,002 किलोमीटर है और इस बीच में कुल 90 अक्षांश हैं। और अक्षांश हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, यानी जो लैटिट्यूड है वह एक दूसरे के समानांतर होता है। और हम लोग देख चुके हैं कि 0 से लेकर इस 90 के बीच में कुल 90 अक्षांश होंगे। तो यदि हम 10,002 में 90 से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि दो अक्षांशों के बीच जो क्रम से आने वाले अक्षांश हैं दूरी कितनी होगी। तो 90 से भाग दे देंगे तो 111.133 किलोमीटर आएगा। तो दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वह 111.33, यानी दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111.133 किलोमीटर होगी। अब इसमें देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे परिधि का मान भी क्या होता चला जाएगा, घटता जाएगा। यानी यहाँ की परिधि हर जगह परिधि का मान घटता चला जाएगा। ठीक है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में ये हो गई दो अक्षांशों के मध्य दूरी, ये हर जगह समान होती है, ये मिल गए। अब आइए ये विषुवतीय परिधि है। विषुवतीय परिधि, तो जब हम देशांतर रेखाओं को देखेंगे तो इस विषुवत रेखा की जो लंबाई है पूरी चारों तरफ, उस लंबाई में हम अक्षांश देशांतरों की कुल संख्या से भाग दे देंगे तो दो देशांतरों के बीच दूरी पता चल जाएगी। तो अभी हम केवल इतना देखते हैं, केवल अक्षांश। जब देशांतर पढ़ेंगे तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। अब इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, जी का मान। जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन, जी का मान कितना होता है, इसी फिगर पर वो भी है। जैसे देखिए जी का मान जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी ऊंचाई से कोई चीज़ यदि गिरेगी तो हर सेकंड उसका जो वेग है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये जी का मान है, पृथ्वी इस दर से हमको खींच रही है। अब ये जो जी का मान है यह मान औसत है, एवरेज है। अब जी का मान सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, जी का मान कम कहाँ पाया जाता है? तो जी का मान सबसे ज़्यादा 90 डिग्री अक्षांश पे पाया जाता है और सबसे कम विषुवत रेखा पर पाया जाता है। जैसे सोचिए सतह से यदि हम देखें जी का मान, तो सतह से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जी का मान घटता जाता है और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर ये मान शून्य या न्यूनतम शून्य हो जाता है या न्यूनतम हो जाता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर जी का मान शून्य या न्यूनतम हो जाता है। यदि हम यहाँ से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएं तब भी जी का मान घटता है और सेंटर पर जाकर के या न्यूनतम या शून्य हो जाता है। जैसे देखिए सोचिए मान लीजिए यहाँ क्लास में 100 लड़के बैठे हों या 100 एटम हैं। पृथ्वी में भी इसी तरह एक एक कण, हर कण के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है और सब मिलकर के एक बल बन जाता है। तो 100 लड़के हैं, 100 लड़के एक धागे से किसी चीज़ को, कोई डायस रखा हुआ उसको खींच रहे हैं, सबके पास एक एक यूनिट बल है। तो जो यहाँ कोई डायस या कुछ भी रखा हुआ है उसको यदि खींच रहे हैं 100 यूनिट का बल काम कर रहा है।
लेकिन विचार करिए जैसे ही वो डाइस कुछ अंदर चला जाएगा तो जो इधर के लड़के होंगे उसको इधर खींचेंगे, बाकी उधर खींचेंगे। जैसे विचार करिए यदि कोई भी वस्तु यदि यहाँ आ जाती है पृथ्वी के अंदर इस पॉइंट पे, तो इधर के जो एटम्स हैं वो उसको उधर खींचेंगे, बाकी इधर खींचेंगे। इन सबका बल इधर लगेगा, बाकी का उधर लगेगा, सब इधर की ओर खींचेंगे। जबकि यहाँ पे था तो सभी मिल करके एक तरफ खींच रहे थे। तो उसी प्रकार जैसे जैसे अंदर जाएंगे जी का मान घटता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी में हम एक और ले लें, कुल 100 एटम है तो 100 यूनिट का बल काम कर रहा है। लेकिन जब ये व्यक्ति यहाँ आ गया तो इधर से इधर की तरफ 20 एटम इधर हो गए, 80 एटम इधर हो गए। तो अब लगने वाला बल 80 इधर खींचेंगे, 20 उधर का खींचेंगे, लगने वाला बल 60 यूनिट का होगा, तो बल घट गया। जबकि यहाँ पे था तो 100 यूनिट का बल काम कर रहा था। तो यानी ऊंचाई बढ़ने पर भी जी का मान घटेगा, गहराई बढ़ने पर भी जी का मान घटेगा। तो इसका मतलब जी का जो सबसे ज़्यादा मान होगा वह पृथ्वी की सतह पर ही होगा। और सतह का मतलब महासागरीय सतह पे, महाद्वीपीय सतह पे नहीं, वाटर के ऊपरी लेवल पर, महाद्वीपीय सतह पर, महासागरीय सतह पर जी का मान सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए सतह पर भी देखा जाए तो यहाँ पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर जी का मान कम होता है। यानी विषुवत रेखा की ओर जी का मान घटता है, इधर जी का मान, यानी विषुवत रेखा की ओर देखा जाए तो जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। जबकि यही यहाँ से ध्रुवों की ओर देखा जाए तो जी का मान बढ़ता है। विषुवत रेखा की ओर घटेगा और ध्रुवों की ओर जी का मान बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा जी का मान ध्रुवों पर होता है। अब यहाँ एक प्रश्न हो रहा है कि क्या दोनों ध्रुवों पर जी का मान बराबर होगा या दोनों ध्रुवों पर जी का मान कम ज़्यादा होगा। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस भी बिंदु पर पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ पर, तो दोनों पर मान तो बराबर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर महासागर है, महासागर है, आर्कटिक महासागर, और यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो यानी यहाँ पर जी का मान ज़्यादा होगा और यहाँ पर जी का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही महाद्वीप है तो वाटर के लेवल से महाद्वीप क्या है, ऊंचा है, और ऊंचाई बढ़ने पर हम लोग देखें जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यानी दोनों ध्रुवों में से हम देखें तो उत्तरी ध्रुव पर जी का मान ज़्यादा होगा, दक्षिण ध्रुव पर जी का मान कम होगा, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीप है, यहाँ पर महासागर। इसी तरह एक प्रश्न और बन सकता है, जैसे 60 डिग्री नॉर्थ पर और 60 डिग्री साउथ पे कहाँ जी का मान अधिक होगा। तो 60 डिग्री नॉर्थ पर अधिकांश स्थल है, लेकिन 60 डिग्री साउथ पर कहीं स्थल है ही नहीं। तो यानी इसमें आंसर होगा जी का मान यहाँ ज़्यादा होगा। तो ऐसे प्रति अक्षांश में यदि दो बराबर बराबर अक्षांश दे दिया जाता है तब भी ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इतनी चीज़ों को देख रहे हैं। अब इसी में जैसे हमको देखना है विपरीत अक्षांश क्या होता है और सह अक्षांश क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और बीच में ये हम लोग देख रहे हैं 0 डिग्री है। अब जैसे दो चीज़ है, एक होता है कोलैटिट्यूड यानी सह अक्षांश, सह अक्षांश, कोलैटिट्यूड। तो जैसे कोई भी अक्षांश दे रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ये 30 डिग्री दिया हुआ है और 30 डिग्री का को अक्षांश पूछ रहा है, तो 90 में से हम 30 को घटा देंगे, यह कोलैटिट्यूड हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक प्रकार से जो इसको पूरक बनाता है सह अक्षांश कोलैटिट्यूड है, 90 में से उसको घटा देंगे, वह वैल्यू आ जाएगी जो वह सह अक्षांश होगा। लेकिन याद रखिए विपरीत अक्षांश यदि पूछता है, विपरीत अक्षांश, तो विपरीत अक्षांश यदि पूछता है तो 30 डिग्री नॉर्थ का जो विपरीत स्थान अक्षांश होगा वो 30 डिग्री साउथ होगा। इसी तरह 60 डिग्री नॉर्थ का 60 डिग्री
साउथ होगा। यदि कहा जाए कि बोर्ड के इस पार्ट का विपरीत, तो बोर्ड का ये वाला पार्ट होगा। यदि हम इधर के इस पार्ट का विपरीत पूछें तो वह विपरीत होगा। इसी पर एक प्रश्न आईएएस में बनाया हुआ भी है कि जैसे एक जहाज इस बिंदु से, पृथ्वी के इस बिंदु से उठता है और ठीक इसके विपरीत बिंदु पर उतरता है, तो बताइए वो कहाँ उठा होगा। तो एक जगह का किसी का अक्षांश, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री नॉर्थ से यदि उड़ता है और विपरीत पर उतरता है तो 60 डिग्री साउथ पर ही कहीं उतरेगा। अब इसमें यदि कोई देशांतर रेखा दे दी जाए और बताया जाए इस देशांतर रेखा और इस अक्षांश रेखा से उड़ता है और विपरीत पर उतरता है, तो 60 डिग्री का विपरीत ये होगा और ये जो देशांतर होगा फिर इसका भी विपरीत हम लोग निकालेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि वो जहाज कहाँ पर उतरा होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इसके बारे में हमको समझनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अक्षांश को लैटिट्यूड 90 से घटाने पर, और विपरीत अक्षांश 30 डिग्री यदि नॉर्थ है तो इसका विपरीत स्थान 30 डिग्री साउथ, यानी केवल नॉर्थ साउथ हम बदल देंगे तो ये हमको आंसर मिल जाएगा। जी के मान में हम लोगों ने क्या देखा कि ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा है, विषुवत रेखा पर जी का मान कम है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर भी जी का मान घटेगा, गहराई बढ़ने पर भी जी का मान घटेगा, और महासागर पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, महाद्वीपों पर जी का मान कम होता है। इसलिए 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में, उत्तर 90 डिग्री नॉर्थ में जी का मान सर्वाधिक होगा। तो इतनी चीज़ें हैं जो हमको अक्षांश में और देखनी। अब जैसे देखिए कुछ अक्षांश के संदर्भ में कुछ विशेष प्रश्न भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन किया जाते हैं। जैसे देखिए 30 और 35 डिग्री अक्षांश की पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और कोई भी दो देशांतर है, कोई भी क्रम से हो या बिना क्रम से, कोई भी दो, ये बीच का क्षेत्र कहलाता है जोन, इसको जोन कहते हैं या पेटी भी कहा जा सकता है। तो इसी तरह 30 से 35 डिग्री अक्षांश की जो पेटी है, 30 डिग्री नॉर्थ और इसी तरह 35 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों गोलार्धों में, इसी तरह 30 डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ, ये जो दोनों पेटियां हैं इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। जब हम लोग वायु और वायुदाब पेटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि विषुवत रेखी क्षेत्र से उठने वाली वायु वायुमंडल में जाकर फैलती है और 30 से 35 डिग्री पर आकर बैठती है। तो यहाँ उच्च वायुदाब की पेटी है और इस उच्च वायुदाब की पेटी के कारण क्या स्थितियाँ बनती हैं जिससे इसको ये कहा जाता है। तो अभी केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश की पेटी को अश्व अक्षांश पेटी के नाम से जाना जाता है। 49 डिग्री अक्षांश है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसको सब जितना मैं बता रहा हूँ सब हम लोग मानचित्र का जब अध्ययन करेंगे ओशियन पढ़ते समय तो हम सब चीज़ को देखेंगे। तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा और यूएसए की सीमा का विभाजन करती है और ये विश्व की सबसे बड़ी शांति सीमा कहलाती है। तो ये अक्षांश रेखा जितनी दूर तक 49 डिग्री है वो विश्व की सबसे बड़ी शांति सीमा कहलाती है। उसी के आगे उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलें हैं जो ताजे पानी की बड़ी झीलों के रूप में जाना जाता है, जिसको ग्रेट लेक्स कहते हैं, जिसमें सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरॉन झील है, इरी झील है, ओंटारियो झील है और वैसे ही होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में वो निकल गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे तो देखेंगे। 49 डिग्री अक्षांश याद रखिएगा कनाडा और यूएसए की सीमा का विभाजन करती है, विश्व की सबसे बड़ी शांति सीमा कहलाती है। उसी तरह देखिए 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की रेखा है, ये कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इससे आप लोग परिचित हैं। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा का विभाजन 38 डिग्री की अक्षांश की रेखा कहते हैं, कुछ दूर तक विभाजित करती है इन दोनों देशों की सीमा को। 17 डिग्री की अक्षांश रेखा देखिए, वियतनाम है जो दक्षिण चीन सागर में ऐसे एस आकार का देश है, एस आकार का देश है ये ऐसे। हम भारत का देखें पूरब क्षेत्र में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के उधर फिर भारत का हिस्सा है, उसके उधर म्यांमार है, म्यांमार के आगे लाओस है, लाओस के आगे वियतनाम है, लाओस के नीचे कंबोडिया है। तो लाओस और कंबोडिया की सीमा पर दक्षिण चीन सागर से लगा हुआ वियतनाम है, 17 डिग्री ऐसे गुजरती है और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को क्या करती है, अलग करती है। तो 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा वियतनाम को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है। वियतनाम एक ही देश है, 2 भागों में ये है उसको। 16 डिग्री की अक्षांश रेखा पश्चिम घाट पहाड़ी को उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजित करती है। हम भारत में जब हम देखेंगे तो जैसे ये देखेंगे आपका गुजरात का नक्शा ऐसे होता है और ये भारत आपका ऐसे। तो हमारे यहाँ जो पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ हैं वह कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे हैं, पश्चिम घाट की पहाड़ी है,
यहाँ पर, और फिर ऐसे नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम है, और इधर ऐसे देखा जाए तो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ फैली हैं। तो गोवा के उत्तर यहाँ 16 डिग्री की ये अक्षांश रेखा है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो पश्चिम घाट पहाड़ी को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है। जब भारत का फिजिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि पश्चिम घाट पहाड़ी वास्तव में पहाड़ी न होकर वह प्रायद्वीपीय पठार का किनारा है, एक ब्लॉक पर्वत के रूप में जाना जाता है, और 16 डिग्री की अक्षांश रेखा उसे उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। इसी तरह देखिए 10 डिग्री की अक्षांश रेखा अंडमान निकोबार को विभाजित करती है। तो बंगाल की खाड़ी में देखेंगे कि अंडमान के द्वीप हैं, फिर निकोबार के द्वीप हैं, और यहाँ पर 10 डिग्री की अक्षांश रेखा है, और 10 डिग्री की अक्षांश रेखा अंडमान और निकोबार को क्या करती है, अलग करती है। इसी तरह 9 डिग्री अक्षांश रेखा और 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो जिस तरह भारत के इधर अंडमान निकोबार है, उसी तरह यहाँ पर घोड़े की नाल के आकार का लक्षद्वीप है, जिसमें ऊपर अमीनी द्वीप समूह है, बीच में लक्का द्वीप समूह है, और सबसे दक्षिण में मिनिकॉय है। तो इस लक्का द्वीप समूह पर ही राजधानी हमारी कावारती है। इसके नीचे यहाँ पर मालदीव देश है, मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में ये 8 डिग्री की अक्षांश रेखा है, 8 डिग्री, जो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। इस लक्षद्वीप का दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है, और इसी के ऊपर इस लक्षद्वीप में बीच में लक्का द्वीप है, जिस पर राजधानी कावारती है। तो यहाँ पर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जो 9 डिग्री की है। तो 9 डिग्री की लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है। लक्षद्वीप कावारती राजधानी है, मिनिकॉय द्वीप उसका लास्ट में है। तो यहाँ पर देखिए 9 डिग्री की रेखा लक्षद्वीप की राजधानी कावारती से मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है, लक्षद्वीप का ही ये भी द्वीप है। और 8 डिग्री की अक्षांश का लक्षद्वीप और मालदीव को क्या करती है, अलग करती है। विषुवत रेखा इस मालदीव को दक्षिण से क्रॉस करते हुए जाती है, ध्यान रखिएगा, कि मालदीव उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, और यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अक्षांशों से संबंधित ये चीज़ें आती हैं। एक चीज़ और है जिसमें विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है, किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, तो ये भी हम लोग इसमें देखते हैं। इसके बाद अब देखिए हम लोग ये विश्व के मानचित्र पर सब देखते हैं, कर्क रेखा मकर रेखा किन किन देशों से गुजर रही है। तो वर्ल्ड का मानचित्र है, हमने कुछ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी लिख दिया है, लेकिन पहले नक्शे को समझिए। ये उत्तरी अमेरिका में है, यानी आप अपने मानचित्र के सामने जाएंगे तो बाएं हाथ ऊपर की तरफ ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिलेगा। तो इसमें ये यूएसए है, ये ग्रीनलैंड है, तो इसको पकड़े हुए ये आइसलैंड है। यानी यहाँ पर देख लीजिए आपको विश्व के मानचित्र पर ये आइसलैंड मिलेगा और ये आपको ग्रीनलैंड मिलेगा। जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो कैसे क्यों ये हम वहाँ देखेंगे। तो आइसलैंड को छोड़ दीजिए, ग्रीनलैंड को ले लीजिए। ये इतना चौड़ा आकर के जहाँ सबसे पतला हो जा रहा है ये वाला एरिया, यहाँ से लेकर ये पूरा उत्तरी अमेरिका है, और जहाँ से ये चौड़ा होना शुरू किया है यहाँ से लेकर ये पूरा दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका क्लियर हुआ। इस दक्षिण अमेरिका के आगे इस महासागर को पार करेंगे तो ये अफ्रीका है। अफ्रीका का नक्शा ऐसे बना हुआ है, अफ्रीका। इसके ऊपर यहाँ पर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, और इधर ये लाल सागर है, लाल सागर, ये बीच में अफ्रीका है। यानी हम देखें तो अटलांटिक महासागर हिंद महासागर के बीच में ये जो ज़मीन है, ऊपर भूमध्य सागर लाल सागर से घिरा हुआ, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ये एक देश है, इसके साथ ये पापुआ न्यू गिनी और छोटे छोटे द्वीप हैं, सबको मिला के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता है। नहीं तो ये ऑस्ट्रेलिया एक देश है। यहाँ आप भारत देख रहे हैं, यहाँ ऊपर बड़ा कन्फ्यूजिंग है, ये एशिया दिख रहा है और ये यूरोप दिख रहा है, पूरी ज़मीन एक ही दिख रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो भूमध्य सागर है इसी के आगे यहाँ पर ये ब्लैक सी है, काला सागर, ये ऐसे आगे जाकर मरमरा से होकर मिल जाता है, और ये कैस्पियन सागर है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको कहा जाता है कॉकेशियस, कॉकेशियस पर्वत। और यहीं ऊपर से ऐसे यूराल पर्वत है। तो इन दोनों से ये दोनों भाग डिवाइड हो गए, इस सागर से भी डिवाइड हो गए। तो इधर ये यूरोप हो गया, भूमध्य सागर काला सागर ऐसे पकड़े हुए, और इसी यूराल पर्वत से ऐसे लेकर के ये लाल सागर पकड़े हुए, ये पूरा भाग एशिया का हो गया। तो ये एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो, और ये नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप। अब फिर से मानचित्र को देखते हैं। ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, बीच में ये अटलांटिक महासागर है, इसको पार करेंगे तो अफ्रीका है, इसके ऊपर यूरोप है, और बगल में ये एशिया है, एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ भी प्रशांत महासागर और यहाँ भी प्रशांत महासागर दिख रहे हैं। यानी पृथ्वी का ये जो पीछे वाला पूरा एरिया है ये सब प्रशांत महासागर है।
दक्षिण ध्रुव के पास अंटार्कटिका महाद्वीप है, हमने कहा दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, और उत्तरी ध्रुव के पास देखिए आर्कटिक महासागर है, इसलिए यहाँ जी का मान अधिक होगा, यहाँ पे जी का मान कम होगा। और 60 डिग्री की अक्षांश रेखा यहाँ बीच से गुजरती है, जो सीधे पानी से ही गुजर जाती है। तो ये मानचित्र है, इस पर हमको देखना है कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं, विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश हैं, और मकर रेखा पे कौन कौन से। तो आइए सबसे पहले हम लोग कर्क रेखा पे देखते हैं। तो कर्क रेखा पर जो देश हैं वो देखिए, वो यहाँ हमने लिस्ट कर दी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो हवाई द्वीप मैंने यूएसए का कहा है, इसके केवल सागरीय भाग से ही गुजरती है। हवाई द्वीप द्वीपों का समूह है जिसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो द्वीपों के बीच बीच से सागर से गुजरती है, किसी द्वीप के ऊपर से नहीं गुजरती है। तो हवाई के एरिया से जरूर गुजरती है, द्वीप के ऊपर से नहीं गुजरती है, द्वीपों के बीच के सागर वाले भाग से गुजर जाती है। फिर जो देश पड़ता है, जमीन जिस पे पड़ती है, तो मैक्सिको है। यहाँ से देखा जाए ये उत्तरी अमेरिका है, इसका यहाँ पर हवाई द्वीप की ये स्थिति यहाँ पर मिलेगी। ऐसे द्वीपों का समूह है जिसकी राजधानी होनोलुलु है। तो द्वीपों के बीच से गुजर जाता है, बीच में मैक्सिको आता है। यहाँ पर आप देखेंगे बहामास, तो यहाँ पर आपको बहामास द्वीप मिलेगा, तो बहामास से गुजरेगी। फिर अफ्रीका में यहाँ पश्चिमी सहारा से लेकर के ये मिस्र तक, ये जितना है ये सब अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका से आपको यहाँ पर पश्चिमी सहारा देश मिलेगा, पश्चिमी सहारा, उसके आगे मारूटानिया मिलेगा, मारूटानिया के आगे माली मिलेगा, नाइजर मिलेगा, चाड मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नाइजर के उत्तरी भाग को छू रहा है, अल्जीरिया के दक्षिणी भाग को छू रहा है, और चाड के भी उत्तरी भाग को छू रहा है, और ऐसे गुजर रहा है रेखा। तो वहाँ पर इन देशों को ध्यान रखिएगा। मिस्र होते हुए फिर ये इस अरब प्रायद्वीप वाले देश में आएगी, और यहाँ पे सऊदी अरब का पूरा भाग है। इस कॉर्नर पर संयुक्त अरब अमीरात है और ओमान है। तो इस कॉर्नर पर संयुक्त अरब अमीरात और ओमान को देखते होते हुए भारत की इस गुजरात से होकर के आगे बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ये ताइवान यहाँ पर द्वीप मिलेगा आपको, चीन के साथ यहाँ पर एक ताइवान द्वीप मिलेगा। तो ये ऐसे ही पार करते हुए इस ताइवान से ऐसे निकल जाती है। तो कर्क रेखा पर ये देश पड़ेंगे। हवाई द्वीप को याद रखिएगा, हवाई द्वीप जिसको प्रशांत महासागर का चौराहा या कृषि या पैसिफिक ओशियन कहा जाता है। तो इसके द्वीपीय भाग से न गुजरकर सागरीय भाग से गुजरती है, द्वीपों के बीच में जो सागर है उनसे गुजर जाती है। और ये देश हैं जिन देशों के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर हम देखें कर्क रेखा के बाद, जो कि कर्क रेखा यहाँ से ऐसे होते हुए ये इस तरह से ये होते हुए अपना ऐसे गुजर रही है, और थोड़ा नक्शा उधर ऊपर बन गया है। विषुवत रेखा को देखा जाए तो विषुवत रेखा पर स्थित देशों को देखिए, यहाँ आपको इक्वाडोर मिलेगा, इक्वाडोर, फिर कोलंबिया देश मिलेगा, ब्राज़ील मिलेगा। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इन देशों से ये गुजरेगी। यहाँ पर आपको गैबन मिलेगा, कांगो मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो मिलेगा, फिर आपका युगांडा मिलेगा, केन्या मिलेगा, सोमालिया मिलेगा क्रम से। तो गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया यहाँ से गुजरेगा। और यहाँ से ये आगे जाकर इंडोनेशिया के क्षेत्र से गुजरते हुए निकल जाती है। तो विषुवत रेखा पर जो देश हैं वहाँ पर ये स्थितियाँ हैं कि यहाँ पर आपको इक्वाडोर मिलेगा, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया के बाद आपका ब्राज़ील के बाद इधर अफ्रीका का देखेंगे गैबन, कांगो रिपब्लिकन, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया होते हुए रेखा गुजरती है। मकर रेखा की स्थिति ये है कि ये अफ्रीका के पास मेडागास्कर द्वीप है, इसके इस दक्षिणी भाग को छूते हुए ये जाती है और ऐसे होते हुए ऑस्ट्रेलिया से ये निकल जाती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पतला दक्षिण अमेरिका का भाग है इसमें इधर की ओर चिली है, उधर अर्जेंटीना है। तो चिली से गुजरेगी, अर्जेंटीना से गुजरेगी। ऊपर दो लैंडलॉक देश हैं, बोलिविया और पराग्वे, तो उसमें पराग्वे से गुजरती है। तो चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, यहाँ पर लिखा हुआ है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। फिर ब्राज़ील के भाग से, ब्राज़ील का भाग यहाँ मिलेगा, छोटा सा, ये इतना ऊपर नहीं है, थोड़ा और ये नक्शा ऐसे है। तो ब्राज़ील का भी भाग आएगा। यहाँ आएंगे तो हम नामीबिया देखेंगे, बोत्सवाना मिलेगा, नामीबिया मरुस्थल है, बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल है इस पश्चिमी क्षेत्र में। फिर दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, और उसके बाद मेडागास्कर, और मेडागास्कर के बाद ये रेखा पहुँचेगी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ये है, इनको ध्यान से देखिएगा और इन चीज़ों को आप लोग नोट करिएगा कि ये इन देशों से कई बार क्वेश्चन पूछता है कौन निम्नलिखित में से, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे नहीं गुजरती है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और है जो कभी कभी पूछ लेता है। जैसे
यहाँ अफ्रीका में एक नदी है कांगो नदी, कांगो नदी, और कांगो नदी जिसको पहले जायरे भी कहा जाता था, जायरे, यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती, एक बार ऐसे गई काटी और फिर ऐसे होकर अटलांटिक महासागर में गिर गई। इसी तरह देखिए यहाँ दक्षिण अफ्रीका से निकलने वाली लिम्पोपो नदी है, नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, और लिम्पोपो नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। इसी तरह यहाँ पे देखिए विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर ऐसे माही नदी है, और माही नदी जो राजस्थान पहुँचती है और राजस्थान से फिर गुजरात की ओर मुड़ जाती है। ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। तो यहाँ कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इन तीनों को काटने वाली ये नदियां हैं जिस पर आपको प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ ये लिस्ट दी गई है कि कर्क रेखा किन किन से गुजर रही है, मकर रेखा किससे किससे गुजर रही है। ये आपका मकर रेखा वाली स्थिति है, मकर रेखा के देश ये हो गया, और ये विषुवत रेखा के देश है, विषुवतीय देश ये है। तो इन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये आपके सामने एक लिस्ट भी है, थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा, फिर से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करते समय आगे इस पर विचार करेंगे। ओके, थैंक यू।